आज पढ़ना क्या है हम लोगों को? भाग 5। भाग 5 क्या है? संघ यानी कि यूनियन। और सबसे बड़ा भाग है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? कल कहाँ पे छोड़ा था? 51 तक। तो 52 से लेकर 151 आर्टिकल देख के ही समझ में आ जा रहा होगा सबसे बड़ा भाग हमारा कौन सा है। और ये समझ लो जिसने भाग 5 अच्छे से पढ़ लिया उसका भाग 6 में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग 5 और 6 लगभग कॉपी पेस्ट है। 70 से 80% चीजें कॉपी करेंगी। तो भाग 5 अगर तेजी से पढ़ लिया अच्छे से तो भाग 6 कोई दिक्कत नहीं। और समझ लो 70% पॉलिटी यहीं से कवर हो जाएगी। जब भी आप पॉलिटी पढ़ते होंगे आपके दिमाग में कुछ यही तो पद आते होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बातें नहीं भाई, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, कौन है इस समय? कैट, तुमने सब बेकार किया, सुप्रीम। ये इतने टॉपिक जो मेन है वो हमें कहाँ पढ़ने? भाग 5 में। तो आपको समझ में आ ही जाओगा कितने इंपॉर्टेंट है सारे एक से एक। और जैसे ही राज्य वालों को पढ़ोगे, केंद्र वालों को, राज्य वाले 70% कॉपी होंगे। जो चीजें राष्ट्रपति के लिए होंगी लगभग 70% किसके लिए होंगी? राज्यपाल। जो चीजें हमारे प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री। जो लोकसभा वो विधानसभा, जो राज्यसभा वो विधान, लगभग 70% को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक आ गया हमारा राष्ट्रपति। पिछले क्वेश्चन पूछे पहले कुछ? चलो बताओ भाई, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? भाग 2, पहली बात तो भाग 2 का नाम बताओ। भाग 2 का नाम क्या? कहो कि मत पलटो तो फिर कहानी गड़बड़ है। मैंने तो सिंपल पूछा, आर्टिकल से नहीं पूछे। भाग 2 का नाम? अरे भाग 1 का नाम संघ है, वो उसके दो से याद देखो, ऐसे ही तो बनाते हो। दो छोटा बच्चा बनाएगा तो ऐसे सांप की तरह बना देगा, नाक की तरह। तो नाक से क्या याद रखोगे? दो नाक की तरह, नाक से नागरिकता। भाग 2 में क्या मिलेगी? तीसरे में देखो 3 ऐसे ही तो बनाते हो। तो तीसरे से ऐसे याद नहीं कर सकते। अधिकार यानी मौलिक अधिकार कौन से में है? तीसरे में। चौथे में हमने बताया था क्या है? कितने अक्षर है? तो इसीलिए कौन सा भाग? नहीं याद हो सकते हैं। 5वां भाग क्या है? इंग्लिश में देखो कितने अक्षर है, तो कौन सा भाग हो गया? तरीके तुम सोचो अपने आप, निकल आएंगे याद करने के। ठीक है, और हमेशा केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार आती है, तो छठे भाग में क्या आ जाएगा? राज्य सरकार। 7वां भाग खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया बता देंगे। 8वां भाग तो पहले केंद्र आ गए, फिर राज्य आ गए, फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो 8वें में क्या आ जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे याद करने के। हमारे यहाँ एक बार जो चुनाव होते हैं वो कितने सालों के लिए होते हैं भाई? एक बार चुनाव कितने सालों के लिए? तो 15 में आ जाएगा निर्वाचन आयोग। चुनाव कौन कराता है? तो आप धीरे धीरे ऐसे याद करो। नहीं याद हो तो मैंने कहा था मुझे बताओ, मैं तरीके बता दूंगा आपको कैसे याद करें, लेकिन कोशिश आप करो। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग राष्ट्रपति। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू। चलो नाम भी लिख देते हैं। क्या खास बात है इनकी? आदिवासी। चलो वो तो हम सब लिखेंगे ही। हाँ बिल्कुल, यही बात याद रखना। 15वां क्रम है इनका राष्ट्रपति में। जब भी क्रम गिने जाते हैं ना, तो उसमें उनको नहीं गिना जाता जो क्या रहे हो, जो कुछ काल समय के लिए अस्थायी राष्ट्रपति होंगे। जैसे किसी कारणवश किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह दूसरा संभालेगा, तो जो अस्थायी राष्ट्रपति है उनको नहीं गिना जाता। तो इसमें कौन से क्रम की है? 15वें क्रम की। उन्होंने शपथ कब से कब ली थी? तो याद रखना 25 जुलाई 2022। जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो नीलम संजीवा रेड्डी पिछले 10वें राष्ट्रपति शपथ कब लेते हैं? अब डेट याद कर लो 25 जुलाई। जब भी ये रिटायर होगा, अगला भी अगर कोई इमरजेंसी बीच में ना आई तो नॉर्मल 5 साल बाद होगा, तो कितनी तारीख को शपथ लेंगे?
नीलम संजीवन रेड्डी के बाद सब 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। वो तो बता दिया करंट का। राष्ट्रपति की तुलना हम लोग किससे करते हैं? राष्ट्रपति की तुलना हम लोग करते हैं ब्रिटेन के राजा से। किससे करते हैं? जैसे ब्रिटेन के राजा में कोई शक्ति नहीं लेकिन कहने के लिए राजा है, वैसे ही हमारे राष्ट्रपति में कोई शक्ति नहीं, कहने के लिए क्या है? ये नाम मात्र का प्रधान है। नाम मात्र का क्या है? बस कह दिया है भैया तुम सबसे ऊंचे हो, लेकिन है नहीं। याद रहेगा, मैंने पहले भी बताया था, ये कठपुतली है इसकी प्रधानमंत्री। वो धीरे धीरे आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा। अगर आपसे कोई पूछे, बातें नहीं भाई, देश का प्रथम व्यक्ति, आपसे कोई पूछे हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो देश के राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। याद रहेगा, 26 व्यक्तियों की लिस्ट है। दूसरा आ जाइए, तीनों सेनाओं का कमांडर। आपसे पूछेगा भैया बताइए भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर कौन है, तो भी आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति। ये पद आपसे पूछे राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया है हमने, बताओ। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया है? अमेरिका मत सोचो, अमेरिका से उपराष्ट्रपति। तुलना कर रहे हैं तो ध्यान रखना कहां से लिया होगा। आगे बात समझ में, नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। इसको एक और लिख लेना, एक नाम और है रबड़ की मोहर। रबड़ की मोहर भी कहते हैं, मतलब इसका काम मैंने पहले ही बताया था, केवल अनुमोदन करने का है। इंग्लिश में बोलते हैं रबड़ स्टाम्प। पहले थ्योरी से पढ़ लेते हैं, फिर आपको ट्रिक बता देंगे कैसे आपको आर्टिकल याद रखना है। लेकिन अगर आप पूछोगे तब आपके दिमाग में लगता होगा राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, कोई एक शक्ति मुझे बता दो। वो धीरे धीरे सारी जो गलत फहमियां वो चली। अटॉर्नी जनरल का नाम नहीं बताया तुम लोगों ने, कौन है इस अटॉर्नी जनरल? भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है। हो सकता है वहां तक पहुंच भी जाए पढ़ते पढ़ते। करंट के नाम हमें याद रखो। हमने बताया भी था आर वेंकट रमणी। कौन बताए थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी आएगा आर्टिकल 58 में है योग्यता। वो अभी एक एक करके पढ़ो तो मजा आएगा, एकदम से छत पे मत पहुंचो। 52, 53, 54, 58 पे है योग्यता। सब चीजें पता लगेगी। चुनाव सबसे, भारत में सबसे कठिन चुनाव इसी का, जिसमें कोई पावर नहीं है उसका चुनाव सबसे कठिन करता है। उसका नाम ही तुम पुकारोगे, एकल संसदीय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत पद्धति। बोलने में इतना कठिन लग रहा तो होगा जितना। अभी बताएंगे कैसे आप सब चीजें आ जाएंगी। कौन वोट देता है, कैसे वोट दिए जाते हैं। यूपी वाले वोट विधायक डालेगा तो क्या जाएगा। इसका काम केवल सिग्नेचर या मुहर लगाने का ही है पूरे संविधान में। और आपको पता है हमने पिछले क्लासों में बता भी दिया है, आपको इसका वेतन बता दिया था कितना है। हाँ बिल्कुल, 5 लाख प्रति माह। और आपसे कोई पेंशन पूछे तो पेंशन इसकी जस्ट आधी होती है। तो पेंशन कितनी हो गई? 2.5 लाख। जो भी रिटायर होते जाते हैं उनको कितना मिलता जाता है बताया था पिछले क्लासों में। रहने को राष्ट्रपति भवन, इसकी सैलरी कभी कटेगी नहीं, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए देश में। और क्या, जब पेंशन का मतलब ही क्या, जब तक मरोगे नहीं तब तक मिलती रहेगी। और इनका मतलब 1 रैंक 1 पेंशन है। 1 रैंक का मतलब है 2018 से ये तनख्वाह बढ़ी। 2018 से पहले राष्ट्रपति की तनख्वाह 1.5 लाख थी, तो पेंशन 75,000 उस समय जो रिटायर हुआ होगा। और वो अगर अभी तक जिंदा तो उसे भी पेंशन 2.5 लाख मिलेगी। 1 रैंक 1 पेंशन इनका चलता है साहब, जो इस समय होगी वही मिलेगी। लेकिन बाकी विभागों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, शुरू करें। चलिए डालिए आर्टिकल 52, 52।
हाँ उतार दीजिए, मिटा दीजिए। और कुछ प्रश्न आए तो पूछ सकते हैं। इसमें बहुत प्रश्न आज आपको दूंगा घर के ही लिए, सारे राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ खास लिखने के लिए। जैसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए, पहले महिला राष्ट्रपति कौन हुई, पहले आदिवासी पता ही लग गई द्रौपदी मुर्मू, सबसे युवा भी कौन लग गई, कौन थे जिनके समय में दूसरे चरण की मतगणना हुई, वो क्या होता है वो भी पता लग जाएगा। कौन थे जो निर्विरोध चुने गए, कांग्रेस में कौन थे जो पहले गैर कांग्रेसी थे, ठीक है, तो ये सब पता लगेंगे आपको। और सबसे युवा है 61 साल कुछ महीने की। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, कितने साल की, 61 साल कुछ महीने, 61 साल 64 ऐसी कुछ है, 61 साल लगभग। तो आप सोचो सबसे युवा। इससे पहले नीलम संजीवा रेड्डी थे 65.5 साल। लिख गया, चलिए डालिए आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 लिखेंगे राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, 52। बाकी डिटेल हमने पहले ही लिखा दी है तो कुछ जरूरत नहीं। अगला डालिए आर्टिकल 53। लिखेंगे संघ की कार्यपालिका तो जानते हैं सभी, ठीक है, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। ठीक है, तो पीछे मंत्रिपरिषद लिख दिया और मंत्रिपरिषद का हेड होता है कौन, प्रधानमंत्री। तो हमारे कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति पूछेगा किसमें है, तो आप बता दोगे राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछे कि भैया वास्तविक कौन है, तो वास्तविक शक्ति किसमें है, प्रधानमंत्री। याद रहेगा, नोट कर लेना साइड में नहीं, इससे आपको याद है। तो नाम के लिए है राष्ट्रपति, काम के लिए कौन है। जैसे घर के मुखिया कौन होते हैं, पिताजी, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ माता जी की चलती हो, तो नाम किसका है, पिताजी का, चला कौन रही है, बस ऐसे ही समझना। ठीक है, अब तो ज्यादातर ऐसा ही है। चलिए डालिए आर्टिकल 54 इत्मीनान से लिखते चलना, कोई डाउट लगे तुरंत पूछना। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, हाँ दोनों में अंतर, अभी 74 आ रहा है वहाँ बता देंगे। अंतर क्या होता है, बस जो मंत्री अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं वो उनको रखे जाते हैं मंत्रिमंडल में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। अभी बता देंगे, दो तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार, वो भी आएगा 74। क्या लिखा, आर्टिकल 54। देखिए आर्टिकल 54, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कौन कौन वोट देता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आप लोग वोट देते हो कभी राष्ट्रपति को? नहीं सर। तो समझ जाओ, आप प्रत्यक्ष चुनाव है तो वोट देगा कौन। देखो संसद की बात करें, आगे पढ़ दिया, आर्टिकल 79 में आएगी। संसद के दो सदन सभी ने सुने होंगे, एक होता है लोकसभा और एक क्या होता है, राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा व राज्यसभा के अगर पूछे तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कैसे सदस्य, निर्वाचित। दो तरह से सदस्य आते हैं यहाँ, एक अपॉइंट यानी मनोनीत करके और एक निर्वाचित। निर्वाचित मतलब जो जीत गए।
जैसे पीलीभीत से कौन है इस समय सांसद? जितिन प्रसाद, तो वो जीत के गए हैं, वो निर्वाचित होके गए, इसका मतलब वो वोट डाल सकते। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, वो वोट नहीं डाल सकते। पहले लोकसभा में तो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, आंध्र भारतीय, लेकिन अब वो पद खत्म कर दिया, तो उनको याद नहीं रखना। बस इतना ध्यान रखो, लोकसभा व राज्यसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, ठीक। प्लस राज्यों की, जितने भी राज्य हैं, राज्यों की विधानसभा, जहां विधायक बैठते हैं, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, यानी सीधे सीधे कह रहा है कि भैया मनोनीत सदस्य कहीं भी वोट नहीं डालेंगे। पहले ये वोट डालते थे, लेकिन एक बदलाव हुआ, एक हुआ 70वां संशोधन। 70वां संशोधन हुआ 1992 इसमें तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी, हालांकि पांडिचेरी नाम हो गया है, समझ जाओगे, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के भी कैसे सदस्य भाग लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यहां तक सब सही था, ये सब वो लोग वोट कर रहे थे। फिर एक बदलाव हो गया, 31 अक्टूबर 2019, क्या हुआ था इस डेट को? अरे भाई कॉपी में लिखी है, इसलिए पूछ रहा हूँ, याद करो, ऐसी डेट मत भूलो करते ही। जम्मू कश्मीर 370 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तारीख को जम्मू कश्मीर के विधानसभा के भी कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। तो ये सब भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। अब एक प्रश्न पूछेगा कि भाग कौन कौन नहीं लेता है, बताओ। तो संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। इसके अलावा विधानसभा के भी कैसे सदस्य? विधानसभा के मनोनीत सदस्य, हालांकि विधानसभा में मनोनीत होते नहीं। इसके अलावा विधान परिषद, इनके कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते। सदस्य भाग चाहे वो मनोनीत हो, चाहे वो, क्यों नहीं लेते जरा मुझे बताओगे? मैंने पहले दिन जब क्लास ली थी तब बताया था विधान परिषद केवल 6 राज्यों में। अगर नहीं बताया हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यही लिख देना। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में? केवल 6। कहाँ कहाँ? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। पहले 7 राज्य थे, जम्मू कश्मीर थी लेकिन हट गए। तो वर्तमान में विधान परिषद केवल कितने राज्यों में? अगर केवल ये 6 वोट डालेंगे तो बाकी जो राज्य है उनके साथ भेदभाव होगा नहीं होगा, इसीलिए इनको वोट डालने से मना किया। ठीक, आपके दिमाग में आएगा क्या भविष्य में कभी डाल सकते हैं? अगर सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन हो गया तो भविष्य में डाल सकते हैं, लेकिन कब? जब सभी राज्यों में। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी कितने राज्यों में? याद रहेगा, नोट लीजिए फिर आगे बता। ये भाग नहीं देते हैं, निकालना है, भाग नहीं देते। ये एमएलसी तो होते हैं, यहाँ वाले जो चुने जाते हैं वो एमएलसी होते हैं। विधान परिषद एमएलसी होती है और विधानसभा में एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले दिन की क्लास में भी बताए थे सब अपनी भाषा।
मानवते वाले भाग क्यों नहीं लेते? दिमाग में कुछ आ रहा है, क्यों नहीं लेते हो? हाँ, जाहिर सी बात है भाई, राष्ट्रपति चुनता है इनको, तो जाहिर सी बात है वो वोट किसे देंगे? उसी को देंगे। सर इन 6 को छोड़ के बाकी राज्य लेते हैं, भाग लेते हैं? नहीं, कोई नहीं लेता। ये इसीलिए भाग नहीं ले रहा है क्योंकि ये भारत के केवल 6 राज्य हैं। ये चाहो तो आप यहाँ मत लिखो, अभी आपको कंफ्यूजन होगा। मैं नोट करके एक लाइन लिखा दूंगा जिससे याद आए या कंफ्यूजन हो। ये भाग नहीं लेते, कोई नहीं भाग लेता। ये प्रश्न आएगा कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्य। तो नोट करके मैं लिखवा दूंगा जिससे हाईलाइट रहेगा, आपको याद रहेगा या कंफ्यूजन हो सकता है। राजस्थान में प्रस्तावित हो गई है, आंध्र प्रदेश में खत्म होने की बात हो रही है। किस राज्य में बनेगी या किस राज्य में नहीं बनेगी वो उसी राज्य की विधानसभा तय करेगी। वो अभी जब पढ़ते जाएंगे भाग 6 में तब पता लग जाएगा। आर्टिकल 169 में आप पढ़ोगे। लिख लिया? लिख लो तो नोट करके मैं वही लाइन लिखा दूं। नोट करके एक लाइन लिख लो। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से? तुम लोग को कोई चीज याद ना हो तुम बताया करो। लाइन याद हो जाएगी है? 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। आम कहाँ बिकाऊ है? तेलंगाना बिकाऊ है। की बात छोड़ी जाती है ट्रिकों में। आज से क्या हो गया? देखो आप भी बता रहे हो आंध्र प्रदेश। माँ से क्या हो गया? महाराष्ट्र। तेलंगाना पूरा दिया ही रखा है। पी से क्या हो गया? बिहार। का से क्या हो गया? कर्नाटक। और ऊ से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। शुरू में तो हमें लगता है कि ये चीजें आसान है, वैसी याद हो जाएगी, लेकिन जब पूरा संविधान बनकर इकट्ठा होगा ना तब कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किसमें था, कौन सा किसमें। उनके लिए छोटे तरीके बना लिया करो, याद रखो। क्योंकि मैंने पहले बताया आपके पेपर में ऑप्शन आते हैं, पहला अक्षर क्लिक कर सकते। ये लोग थ्योरी वाले हो उनमें दिक्कत होती है। पहले जम्मू था तो ट्रेक थी, जम्मू क्या होगा? ऐसा तो कोई नहीं है 2:30 बजे के आसपास आता है। क्योंकि आज तो मुझे लगता है शायद टीचर आएंगे भी तो छुट्टी होगी शायद। अभी तक मुझे तो कोई सूचना नहीं मिली जा रहा। ठीक है, अगला डाल दीजिए। कौन सा आर्टिकल लिखा? 54, 55 डाल दीजिए। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कैसे होता है चुनाव। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। पहली बात तो जनता वोट नहीं डालती तो कैसा चुनाव होगा? तो लिखिए पहला, आप प्रत्यक्ष चुनाव। आप प्रत्यक्ष चुनाव कौमा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा तथा इसमें कोटा पद्धति का भी प्रयोग होता है, तथा इसमें कोटा पद्धति का भी प्रयोग होता है।
जी बता दे रहे हो कि क्या होती, कोटा पद्धति का भी प्रयोग होता है। अब देखो मैथ में अनुपात समानुपात तो पढ़ाई होगा आपने, समझ जाते हो अलग अलग वैल्यू को बोलते हैं अनुपात। तो यहाँ आपने देखा एक विधायक भी वोट डालता है और एक सांसद भी वोट डालता है, तो दोनों की वैल्यू क्या बराबर हो सकती है? अरे ऐसे सब पीलीभीत दो डालो, पीलीभीत से सांसद कितने बनता है? एक ही तो सांसद बनता है। और विधायक कितने बनते हैं? 4। पूरनपुर, पीलीभीत, बड़खेड़ा, बीसलपुर। तो जाहिर सी बात है पीलीभीत अगर 100 रुपए तो ये इकट्ठे इसे मिल रहे हैं, और यहाँ कितने कितने मिल रहे हैं? तो क्या वोट वैल्यू बराबर हो सकती है? जब पावर बराबर नहीं है तो वोट वैल्यू भी बराबर। अब वो किस अनुपात में वैल्यू होगी वो तोलते हैं। इन्होंने कहा एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? विधायक के मत का मूल्य आप इंग्लिश में एमएलए लिख सकते हो। तो उस राज्य की जनसंख्या जिस राज्य का वो है, ठीक है, राज्य की जनसंख्या। लेकिन एक चीज और याद रखना, अभी तक कौन सी जनसंख्या चल रही है? 84वां संशोधन कर दिया गया है कि ये बदलाव अब 2026 में होगा, इससे पहले बदलाव नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या कौन सी? 71 बटे राज्य में निर्वाचित विधायक, यानी कितने विधायक उस राज्य से चुने जाते हैं, इंटू 1/1000। ऐसे करके एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है, याद रहेगी। तो आप लोग भी गणित पढ़े हुए हो, ऊपर जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपको पता है अगर मैं कहूँ सर्वाधिक वोट वैल्यू किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? अरे किस राज्य की है सबसे ज्यादा जनसंख्या? यूपी। कितना है? 208 वर्तमान। न्यूनतम वोट वैल्यू जिसकी जनसंख्या सबसे कम किसकी है? सिक्किम। भाई सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? इसकी वोट वैल्यू है। हमारे यहाँ का विधायक वोट डालता है, कितना जाता है? 208। और सिक्किम का विधायक डालेगा कितना जाएगा? मात्र 8। ऐसे ही निकलती है एक एमपी या सांसद के मत का मूल्य। सांसद के मत का मूल्य वो कैसे निकलता है? पूरे देश के एमएलए की वोट वैल्यू बटे निर्वाचित सांसद। सांसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के कह रहा है। लोकसभा में कितने निर्वाचित होते हैं? चलो वो संख्या आगे लिखा है, ठीक है। तो वर्तमान में ये वैल्यू कितनी बन रही है? जबकि 708 उन्होंने निकाली होगी, हमें क्या करना है? तो हमारे विधायक यूपी के डालेंगे कितने जाएंगे? सांसद जी डालेंगे तो पूरे देश का सांसद 708। और सबसे कम कहाँ की है? तो जब ये वोट डालते हैं तो इसी अनुपात में इनके वोट का रेशियो हो जाएगा। हर राज्य का अलग है, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग है, ठीक है। पहले इसे लिख दो, फिर वोट दिखा रहे कैसे पढ़ते हैं। सोचो यही निकालना कितना मुश्किल होता होगा। अब क्या मुश्किल एक बार निकल गई। 71 की जनगणना है। अगला बदलाव कब होना है? 2000 परिसीमा नवी पढ़ाएंगे तभी तो सीटें बढ़ेगी। और इसीलिए बनाया गया नया संसद भवन, क्योंकि पुराने संसद भवन में बैठने की जगह नहीं हो पाएगी। लोकसभा जाएगी कम से कम 888 के आसपास।
जनसंख्या में नहीं देख रहा है, पूरा देश बढ़ने लायक स्थिति हमारी। और तो अभी तक हम देखते हैं कि 2011 जनगणना पे 121 करोड़, 150 करोड़ पार है, नंबर 1 पे इस समय दुनिया में। किसी और चीज में बन नहीं पा रहे हैं। अभी कोई पता नहीं पद्धति कौन सी होती है, ठीक है। सर एमएलए सबसे ज्यादा राज्य में है। यूपी जहाँ जनसंख्या ज्यादा होगा, एमएलए जो है 430 प्लस है। सिक्किम हमारे यहाँ जो तोला जाता है वो जनसंख्या पे है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसके वोट पर। लोकसभा में सबसे ज्यादा यूपी, राज्यसभा में यूपी, विधानसभा में यूपी, विधान परिषद यूपी, आगे बीच में यूपी, ठीक है। चलो देखो अब ये संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। दो उदाहरण देता हूँ, एक से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर दूसरा देखो। आम चुनाव में मतलब मान लो एक कोई है जहाँ 1000 वोट है, सारे वोट पड़ेंगे यानी बैंक मत है। 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, A, B, C और D। हम आम चुनाव में जिसमें हम और आप वोट डालते हैं, क्या करते हैं, जाते हैं किसी एक को वोट देते हैं, बाकी 3 से कोई मतलब होता है? गए वोट दिया और चले गए, बाकी से कोई मतलब नहीं। मान लिया A को 400 मिल गए, B को 300 मिल गए, C को 200 मिल गए, D को कितने मिल गए? तो हमारे हिसाब से कौन जीत गया? लिखाया था अग्रता ही विजेता ब्रिटेन से, तो कौन जीत गया? ये है आम जिंदगी। अब देखो मिनटा और जिंदगी। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, आप किसी एक को वोट नहीं दे सकते, आप यहाँ वरीयताएं देंगे कि मेरी पहली पसंद है C राष्ट्रपति बन जाए, ये भी नहीं बन पाए तो A बन जाए, ये भी ना बन पाए तो D बन जाए, और ये भी ना बन पाए तो। पर अगर पहली एक 400 लोगों की पहली पसंद है फिर भी ये राष्ट्रपति नहीं बने, क्योंकि एक चीज याद रखना, इसमें क्या चलती है, कोटा पद्धति का मोटे तौर पे समझो, जो भी राष्ट्रपति बनना चाहिए उसे आधे से ज्यादा वोट मिलना जरूरी है। क्या इनको आधे से ज्यादा मिले? अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिसके सबसे कम वोट है उसको हटा दिया जाए कि भाई तुम तो रेस में हो ही नहीं। अब देखा जाएगा दूसरी पसंद इनमें सबसे ज्यादा किसकी है, जिसकी दूसरी पसंद निकलेगी और अगर वो 501 क्रॉस कर गया तो उसको हम क्या घोषित कर देंगे, राष्ट्रपति। ये होती है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, जो आपको समझ में एक बार ना आए लेकिन फिर भी कोशिश करना कि यहाँ वरीयताएं देखते हैं। और अगर छोटे एग्जाम्पल से देखो, A, B, C, कोई व्यक्ति गया X वोट डालने, इसने पहली पसंद इसे दी, दूसरी दी इसे, तीसरी। एक Y गया, इसने तीसरी दी, इसे दूसरी दी, इसे पहली दी, ठीक। इसके बाद Z गया, Z ने इसको दूसरी दे दी, इसको पहली दे दी और इसको तीसरी दी, ठीक। अब देखो पहली पसंद गिना जाएगा, इसको एक लोगों ने पसंद करा, इसको भी एक, इसको एक, इसका मतलब पहले चरण में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बराबर हो गए। अब दूसरा चरण देखो, इसको एक लोगों ने दूसरी पसंद दी है, इसको कितने लोगों ने दी है और इसको दी नहीं है, तो कौन जीत गया? यह चरण चलते हैं। नॉर्मली पहले चरण में ही क्या हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। आज तक केवल एक बार ही द्वितीय चरण की मतगणना हुई है, किसके समय में? DB, ठीक है। B 2 बार है तो याद रखना द्वितीय चरण की मतगणना किनके समय में हुई, ऐसे याद रखना 2 बार की है तो द्वितीय चरण की मतगणना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कितना होता है, नॉर्मली ब्रैकेट में डाल दो 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। नोट करके लिखो, राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है।
अब आप एसएससी का पेपर उठा के देखना, आपको लगेगा प्रश्न कितना आसान था। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न ये पूछा गया था, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देते हैं बताएं। अब ये थोड़ा ना पूछेगा राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है, तो सभी को पता है राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति। किसे देगा? और प्रश्न एसएससी ने ये पूछा था कि उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति तुरंत सूचना किसे देंगे? लोकसभा अध्यक्ष। किसको देंगे? स्पीकर को, यानी लोकसभा। याद रहेगा, यही प्रश्न पूछा था। तो आप सोचो, ये तो नॉर्मल चीज है, हर बच्चे को पता है, लेकिन अब ये चीज पूछने लगे हैं तो ये याद है। देख लो ऐसे ही, जिससे याद रहेगा। अमेरिका का अभी चुनाव हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 4 साल, याद रखना, ठीक है। और वहां के चुनाव की प्रक्रिया देख लोगे तो और ज्यादा सिर में दर्द हो जाएगा। इलेक्टोरल मेंबर चुने जाते हैं वहां, फिर वो इलेक्टोरल मेंबर हर स्टेट से चुने जाएंगे, फिर वो इलेक्टोरल मेंबर जाके राष्ट्रपति को वोट देंगे। और वहाँ 2 ही कैंडिडेट लड़ सकते हैं, हमारे जितने चाहे उतने लड़ोगी। शर्तें दिखाएंगे, क्या क्या शर्तें हैं वो पूरी कर दो, सब लड़ सकते हो चुनाव। चलिए लिखेंगे, अगला आर्टिकल डाल दीजिए, आर्टिकल 57। देखिए, इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा है। पुनर्निर्वाचन की चर्चा है। पुनर्निर्वाचन की, भारत में लिख लीजिएगा, पुनर्निर्वाचन की चर्चा है। चर्चा मतलब दोबारा चुन सकता है। तो हमारे यहाँ अगर आप राष्ट्रपति की शर्तें पूरी कर रहे हैं तो जितनी बार बन चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अमेरिका में अधिकतम कितनी बार बन सकते हो? 2। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन बनेगा ही नहीं। सबसे युवा इतने 61 साल पे पहुंच गया। सबसे युवा राष्ट्रपति कितने साल में पहुंच गई? देखो, अगर वैसे हट के पूछो तो ये 2 पद है ना, जो राष्ट्रपति राज्यपाल, जिस नेता की राजनीति खत्म होती है वो यही 2 पद लेता है। आप समझो, जिसको ये 2 पद मिल गए उसकी राजनीति, जैसे आप संतोष गंगवार का नाम सुना है, 7 बार सांसद है, अब राजनीति खत्म, राज्यपाल का पद ले लिया, 3.5 लाख तनख्वाह, बढ़िया पेंशन आएगी जीवन भर काम। और एक चीज है ना, इनके विधायकों की, सांसदों की भी पेंशन है, लेकिन वो लिखी क्यों नहीं जाती? वो संसद निधि पर भारी कहीं होगी, याद रहेगा। तो एक बार बस राष्ट्रपति बन जाओ और कहानी तो डालो। राष्ट्रपति की योग्यता देखो, योग्यता पूरी जिस दिन कर दो उस दिन अप्लाई कर देना। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताओ क्या होनी चाहिए? सर वो दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो, वो तो शर्तें, कंडीशन। अच्छा, दिवालिया होता क्या? पैसे से कर्जा ले और ना चुका पाए। मैं तुमसे भी 100 रुपये उधार लूं और ना दूं तो मैं दिवालिया घोषित। छोटा कर्जा था, तो बड़ा था। ऐसे समझो, अपनी औकात से ज्यादा बड़ा कर्जा ले लिया जाए जिसे चुका ना पाए। ठीक है, औकात से ज्यादा ले लिया, अब चुका नहीं पा रहे, मार मिले, मार तो हमने कैसे। वैसे हमारे कौन गए? नीरव मोदी, विजय माल्या और भी बहुत नाम है, लेना बेकार है। चलिए लिखेंगे योग्यताएं। पहला, भारत का नागरिक, ये तो हो तुम, पहली तो कंडीशन पूरी कर दी। भारत का, ये लाइन लिखनी जरूरी थी क्या? बहुत जरूरी थी। पूछो क्यों? अमेरिका का अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपका जन्म अमेरिका में होना जरूरी है, लेकिन भारत का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो जरूरी नहीं है आपका जन्म भारत का, आप केवल नागरिकता लिए हुए हो भारत। जैसे इसका उदाहरण है सोनिया गांधी, कहाँ की थी? इटली की थी। अब उन्होंने सिटीजनशिप भारत की ले ली है, वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहे, बनना चाहे, बन भी सकती है और लड़ भी सकती है। अब हमारे क्या है? हमारे जन्म होना भारत में जरूरी, तो दिमाग में बैठा लेना ये बात।
याद रहेगा। कोई भी आज नागरिकता ले ले, पढ़ चुके कैसे नागरिकता मिलेगी, उसके बाद आ जाए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ, ये अभी नहीं पूरी हो रही होगी तुम्हारी, अब इसका इंतजार करो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ। तीसरा तो बेकारी लिखी है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, क्योंकि लोकसभा में उम्र 25 साल है, यहाँ 35 डिग्री तो लिखना ही नहीं चाहिए था। लोकसभा सदस्य बनने की बस इतनी सी कंडीशन है। और लोकसभा जो तीसरी शर्त है वो दूसरी वाली पूरी करोगे तो वो तीसरी अपने आप पूरी, क्योंकि लोकसभा में उम्र है 25 साल, भारत का नागरिक, और यहाँ कितनी है, तो बस देख रहे कितना आसान है राष्ट्रपति बनना। कोई पढ़ाई लिखाई मांगी है तो हाँ स्कूल पास तो कर, एक कंपटीशन का पेपर निकाल के आओ, कुछ नहीं, पहुंच जाओ। अगला देखो, अब वो कंडीशन आ जाएंगे। अगला आर्टिकल 59, कंडीशन यानी शर्तें, बस ये जरूरी है, शर्तें, ये शर्तें जरूरी है, ये होनी चाहिए, ये मुश्किल है। सर आर्टिकल 59 अब आ गया, 58 लिख लिया। ये राष्ट्रपति अरे 58 में ही तो योग्यता लिख रहे थे। पुनर्निर्वाचन किस में लिखा? हाँ तो 57 के बाद क्या आएगा? कॉपी दिखाओ, कुछ कंफ्यूजन हो गया। सर आपने दिलवाया नहीं ना, तभी अच्छा, राष्ट्रपति की जो योग्यता हेडिंग बोली थी उसमें आर्टिकल 58 डाल दो, बोलना आर्टिकल रह गया, चल सकता। 57 उतना ही था, पुनर्निर्वाचन, ठीक है, ये 58 चल रहा है। अभी बताई होती कई बार। देखो 50 सदस्य क्या होने चाहिए? प्रस्तावक। और 50 सदस्य क्या होने चाहिए? अनुमोदक। ठीक है, अभी बताता हूं क्या है। इसके अलावा दूसरी शर्त, लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा तीसरी शर्त, जब चुनाव लड़ेगा तो उसे जमा करनी पड़ेगी जमानत राशि, और ये कितनी है? 15,000। कहाँ जमा होती है बेटा? आरबीआई के पास। आपने सुना जमानत जब्त हो जाती है अगर किसी कैंडिडेट को 1/6 से कम वोट मिले। कितने से? 1/6, तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी? कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 15,000 भी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इज्जत चली जाती है, समझ लो कि जमानत जब्त हो गई। अब देखो, तुम सब तो पूरी कर लोगे, ये जो कंडीशन पूरी नहीं कर सकता हर जगह। मुझे राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो ऐसा नहीं है मैं जाऊंगा भैया मुझे राष्ट्रपति चुनाव लड़ाओ, नहीं। आपने देखिए संसद में 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। पढ़ेंगे लोकसभा में वर्तमान में 543 और यहाँ कितने हैं? 245। इनमें से चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे दोनों मिलके कम से कम 50 लोग मेरा प्रस्ताव लेके जाएंगे कि भैया हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो वो क्या हो गए? प्रस्तावक। वो कहाँ के होने चाहिए? लोकसभा के भी हो सकते, राज्यसभा के भी, दोनों मिलके भी हो सकते। फिर इनमें से 50 लिखित रूप से अनुमोदन देंगे कि भैया हाँ हम भी राजी हैं, तब वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं। और इसी कंडीशन को पूरा आप नहीं कर पाओगे जल्दी, इसी वजह से बंदा हर कोई चुनाव लड़ने पहुंच जाए। तो कितनी कठिन प्रक्रिया आपको पता ही, ठीक है, लिख लीजिए। भाई ये याद रखना, ये कहाँ के सदस्य होने चाहिए? संसद के। ऐसा नहीं 50 आदमी प्रधान कोई भी लड़ने पहुंच जाए। इस सदस्य कहाँ के होने चाहिए? पहले ये 10-10 थे तो बहुत लोग चले जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। अब्दुल कलाम तो नाम ही बहुत है, पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। आपको पता है उनकी किताब है जीवनी, कभी मौका मिले पढ़ना, विंग्स ऑफ फायर। जब उनके लिए राष्ट्रपति बनाने के लिए फोन किया था प्रधानमंत्री ने, तो वो पढ़ा रहे थे और उनके एक असिस्टेंट है, सर प्रधानमंत्री का फोन है आपकी। उन्होंने कहा मेरा लेक्चर जब ओवर हो जाए तब मैं बात करता हूँ। तो उससे कितना मतलब वो हमाया नहीं थी, तो लेक्चर कंप्लीट। दूसरा, उनने शादी क्यों नहीं की इसकी भी कहानी उसमें दे रखी है। तो अपनी शादी की डेट भूल गए थे जब काम कर रहे थे मिसाइल पे, मतलब देश के लिए ऐसा आदमी अपनी शादी की डेट भूल गए, सोचिए। फिर बाद में उन्होंने फैसला दिया, बोले अगर मैंने शादी कर ली मुझे आधा टाइम अपनी वाइफ को या परिवार को देना पड़ेगा, अब मैं नहीं करूँगा शादी, इससे मैं पूरा समय किसको दूँ? देश को। सोचो तो वो आदमी
2 सूटकेस लेके राष्ट्रपति भवन में रहने गए थे, बाकी जितने जाते हैं ट्रकों से सामान जाता है। 2 सूटकेस लेके गए, वापस आए, उनकी मृत्यु के बाद उनकी भी जांच की गई। 6 जोड़ी कपड़े निकले केवल, इसमें से 3 जोड़ी DRDO के। 2500 से ज़्यादा किताबों का कलेक्शन और अकाउंट में मेरी समझ 16 या 17 हज़ार, क्योंकि जितनी तनख्वाह मिलती थी सब डोनेट कर देते थे अपने गाँव में। तो ऐसे व्यक्ति पैदा होना बहुत मुश्किल, ठीक है ना। राष्ट्रपति बन के देख रहे 2 सूटकेस में सामान जाएगा, 350 कमरे जमा, 6 जोड़ी कपड़ों में 3 जोड़ी ऑफिस के, 3 जोड़ी खुद के, और वो भी कहीं से मिले मिलाए हो या उन्हें मोहमाया नहीं थी। पढ़ना है ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी विवेकानंद के बारे में कभी मौका मिले पढ़ना। ये 2 व्यक्ति हमारे यहाँ कहे जाते हैं राजनीति में और इतिहास में कि ऐसा हिंदू जिसके लिए हर मुसलमान रोया था विवेकानंद, ऐसा मुस्लिम जिसके लिए हर हिंदू रोया वो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। चल बाकी बातें बात में डालो। आर्टिकल 59 हो गया। 60 में ओथ यानी कि शपथ। कौन दिलाता है शपथ? CBI। हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। शपथ तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डालिए आर्टिकल 61, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया, इसको शुद्ध हिंदी में अगर कहना चाहे तो कहते हैं सिद्ध कदाचार। लिखेंगे, एक लाइन लिखिए फिर समझाते हैं। देखिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा राष्ट्रपति सही तरीके से काम ना करे, करप्टेड हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए, तो उसे भी उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया से? बस इसका आपसे पूछ लेगा इसका बेस क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, तो संविधान का अतिक्रमण। सीधा सीधा मतलब है कि जब वो संविधान का क्या करे, अतिक्रमण, मतलब आसान भाषा में जब वो संविधान के अनुसार ना चले तब उसे उसके पद से, आप अगर समझ जाओ कॉपी पेन रोक दो, पेन चलाना अगर समझ जाओ तो फिर लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा देखो। ठीक है, देखो कैसे हटाया जाता है इसको सुनो। संसद के 2 सदन होते हैं, सभी को पता है। एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो भैया जैसे किसी राष्ट्रपति को हटाना है तो यह प्रस्ताव पहले तो कहाँ आना चाहिए, तो लोकसभा में प्रस्ताव पहले आएगा कि राज्यसभा में? किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी को लिखवा देंगे, ठीक, किसी भी सदन। अब जैसे मान लो राज्यसभा में आया तो ऐसा थोड़ा एक आदमी उनके कहने लगे और उसे पद से हटा दे, एक आदमी थोड़ा कहने लगेगा। तो कम से कम कितने सदस्य? 1/4, या जिसे कह सकते हो परीक्षण में भिन्न में और प्रतिशत में कितना प्रतिशत है? जो सदन भी प्रस्ताव ला रहा है उसके 25% सदस्य क्या हो, सदस्य चाहते हो कि भैया इसको हटाया। जब ये प्रस्ताव आ गया तब भैया राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दी जाती है, कितने दिन पहले, कि भैया तुम्हारे खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जाए। जब ये प्रस्ताव आ जाएगा, इतने लोग पारित कर देंगे, तब राष्ट्रपति से कहा जाएगा भैया बोलो अपनी सफाई में कुछ कहना, तो राष्ट्रपति खुद या अपने द्वारा बनाई गई कमेटी द्वारा यहाँ पे सफाई देगी। उसके बाद होगी वोटिंग। आप सफाई से छोड़ो, आप सीधे वोटिंग। अगर वो बिल यहाँ 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो वो बिल कहाँ जाएगा? दूसरे सदन।
और यहाँ भी अगर वो बिल 2/3 से पास हो गया तो उसे उसके पद से हटा दो। दूसरी चीज, इनने पास कर दिया, इनने मना कर दिया, या इनने पास कर दिया, इनने मना कर दिया, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को नहीं हटाएगा। मोटे शब्दों में जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से बिल पास कर दे तब ही उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा आज तक किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया और मुझे नहीं लगता भविष्य में भी हटाया जाएगा, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपना क्या बना लेती है, राष्ट्रपति। भाई अभी बीजेपी है तो द्रौपदी मुर्मू उनकी होगी, जनता दल। ठीक है, तो लिखो नोट करके, यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। जिस सदन में यह लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्य पक्ष में होना चाहिए। जिस सदन में ये लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्य पक्ष में होना चाहिए। 1/4 सदस्य पक्ष में होना चाहिए। अगली लाइन से लिखो, जब दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, जब दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाता है, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, जब दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, देख लो, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा दिया है, हाथ तो जाना चाहिए आपको, नहीं हटाया गया। याद रहेंगे, कितने दिन पहले सूचना देनी होती है, तो एक चाहे तो लिख लेना, राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व। अरे 1/4 है तो ऐसे ही देख लो, 14 तो वैसे ही दिख रहा है, 14 1/4 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, सूचना लिख लेना 14 दिन पूर्व। ये आर्टिकल हो गया 61 तक ही कहे जाते हैं राष्ट्रपति के आर्टिकल। याद कैसे करोगे? है राष्ट्रपति को सूचना देनी है, तुम्हारे खिलाफ की प्रक्रिया शुरू होने वाली, जो सदन ला रहा हूँ वो सूचना दे। महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? अरे लिखवाया है आपको, यूएसए। देखो, एक लाइन याद कर लो, जो लोग वैसे याद कर सकते हैं अच्छी बात है। पकालिकोका दियोदशम, और नीचे पहुंच याद हो जाएगी, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी। मुझे भी ऐसी शुरू में दिक्कत हुई थी। आर्टिकल 52 से शुरू करने हैं। सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। सुनो, पहले लिख लेना। पास से क्या हो गया? पद। तो राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में? कहाँ से हो गया? कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है? हेड है। ये कौन से आर्टिकल में? नी से हो गया निर्वाचन मंडल।
तो निर्वाचन मंडल कहाँ पर है, कौन कौन वोट देगा, तो आर्टिकल का से हो गया कोटा पद्धति, तो कैसी रीति होगी चुनाव की, वो किस में आ गई, 56 में क्या है कार्यकाल, का से क्या हो जाएगा कार्यकाल, 57 में क्या है दोबारा निर्वाचन, दोबारा चुना जा सकता है, तो बिल्कुल है। 58 में क्या है योग्यता, 59 में क्या है दशा, दशा का मतलब शर्तें, 60 में क्या है शपथ, 61 में क्या है महाभियोग। आप 2-4 बार पता नहीं होगा, दियोदशम बोलना 2-4-6 बार बोलोगे याद हो जाए, ठीक है, और वैसे याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे करके मत लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे अलग अलग कंफ्यूज हो जाओ, ये शब्द अलग रहेंगे। कहीं भी योग्यताएं पढ़ोगे उसके बाद हर जगह दर्शाई आएगी, शर्तें आएंगी। याद करने को ऐसे करके लिख लेना कहीं पर, याद रहेगी ऐसे करके इन सब को 2-4-6 बार रखना, देखना अपने आप याद होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सबके ऐसे ही बता देंगे, सारे आर्टिकल याद हैं। बढ़े आगे, चलिए डालिए राष्ट्रपति की शक्तियां। अब तुम्हें लगेगा कहीं पर राष्ट्रपति में शक्ति आएगी, लेकिन वहां भी बेकार है। डालिए हेडिंग राष्ट्रपति और संसद। पहले हम राष्ट्रपति को कार्यपालिका सॉरी विधायिका में देखेंगे, राष्ट्रपति एवं संसद, ठीक है। अभी ये वैसे हमने पढ़ी नहीं है संसद, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी तो होगी। संसद के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो भैया थोड़ी दिक्कत वाली बात है, तुमने तुरंत ही पलट दिया, इतनी देर में तो गोला काला हो गया। संसद, संसद के बेटा सदन पूछेगा कोई तो आप 2 बताना, लोकसभा और राज्यसभा। भी पढ़ेंगे आर्टिकल 79-80 में है, कोई दूर नहीं है, 60 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और तीसरा अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, याद रहेगा। कोई भी कानून बनता है ना, नियम, अधिनियम, कानून, एक्ट, जो भी बोल दो आप, तो पहले तो 2 सदन ये पास करेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर कौन करेगा? जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं बनेगा वो बिल कानून नहीं बन सकता। तो लास्ट में हस्ताक्षर करना किसके जरूरी है? अगर किसी वजह से राष्ट्रपति साइन करने से मना कर, राष्ट्रपति का मैं साइन नहीं करूंगा, तो उसको कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर। ये 3 तरीके की होती थी, वर्तमान में 2। याद रहेंगे कौन कौन? पहली देखो होती है कौन सी?
विलंबकारी वीटो। पहली पॉकेट वीटो देखो, पहली होती है पॉकेट वीटो, इंग्लिश हिंदी में जेब, जेब कोई तो पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट वीटो। दूसरी होती है विलंबकारी वीटो और तीसरी होती है अत्यनैतिक वीटो। ये खत्म हो गया है अत्यनैतिक, अब 2 ही रह गए, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ठीक, कैसे क्या हो, मान लो संसद ने कोई बिल पास किया, ये लोकसभा ये राज्यसभा, ये तो समझ जाओगे। यहाँ से बिल पास होके गया, दोनों सदनों ने पास कर दिया राष्ट्रपति के पास, ठीक है, बिल गया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ने ना तो साइन करे और ना वापस लौटाया, यानी कहाँ रख लिया, अपनी जेब में रख लिया, ना तो वापस करा वो बिल और ना ही साइन करे, वो कहाँ रख लिया, अपनी जेब में रख लिया। तो इस वीटो को क्या बोलेंगे, इस वीटो का प्रयोग एक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 1986 में डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम में उस समय हमारे राष्ट्रपति थे सरदार जी यानी कि ज्ञानी जैन सिंह। आपको पता है जैसे आप व्हाट्सएप से मतलब व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो फेसबुक, तो पहले चिट्ठी या लिखी जाती थी, तो ये अधिनियम ये आया था कि डाकघर को ये अथॉरिटी हो जाएगी कि अगर मैंने किसी को चिट्ठी भेजी है तो वो रास्ते में पढ़ सकते हैं, उनको ये क्या हो जाएगी, अथॉरिटी। अब इससे दिक्कत नहीं हुई, हमारी प्राइवेसी कहीं रही, निजता का अधिकार हनन हुआ नहीं हुआ। तब ज्ञानी जैन सिंह ने ना तो इसे पास किया और ना ही इसे वापस भेजा, ये आज तक जेब में पेंडिंग है। ज्ञानी जैन सिंह तो चले गए, लेकिन ये बिल आज तक वहीं पेंडिंग पड़ा। तो इसका प्रयोग आज तक एक बार हुआ है, कब हुआ है, याद रहेगा। दूसरा वीटो देखो क्या है, विलंबकारी। एक बार इन्होंने बिल भेजा तो इन्होंने राष्ट्रपति ने कहा भैया कुछ गड़बड़ लग रही है जरा देख लो, तो ये लौटा दिया वापस, ठीक, और वापस लौटा दिया। फिर से दोबारा दोनों सदनों ने अगर पास करके भेजा, दोबारा में अगर भेजा जाएगा तब राष्ट्रपति को साइन करने ही होंगे, राष्ट्रपति बाध्य है। दोबारा अगर कोई बिल आएगा तो उसमें वीटो प्रयोग नहीं होगी, उन्हें साइन करने ही करने। तो काम तो वही हुआ, लेकिन टाइम तो लग गया, विलंब तो हो गया, समय खराब हो गया, इसीलिए नाम क्या रख दिया, विलंबकारी वीटो। ठीक है, अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। ठीक, तीसरा क्या है, हालांकि ये खत्म हो चुका है, किसी भी बिल को पूरी तरह से खत्म कर देना ये क्या कहलाता है, और वर्तमान में ये नहीं है, तो कौन से है, 2 है, जिसमें से किसका प्रयोग किया गया, आगे समझ में लिख लोगे, लिखवा दूं। एक चीज और याद रखना, 3 ऐसे बिल हैं जो राष्ट्रपति रोक नहीं सकता, 3 ऐसे बिल, वो भी लिखवाऊंगा। क्यों नहीं रोक सकता, अगर मैं इसके साइन पहले ही ले लूं, बाद में यहाँ से पास कर रहा हूं तो क्या रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो 3 ऐसे बिल हैं हमारे संविधान में जहां इसे पहले ही साइन करा दिए जाए। ठीक है, धन व वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य निर्माण विधेयक। ठीक है, याद रहेगा। चलो मैं लिखवा देता हूँ सारी, लिखेंगे। राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई बिल अधिनियम नहीं बन सकता, कोई बिल अधिनियम नहीं बन सकता। ठीक है, कोई बिल अधिनियम, अगला नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। निम्न विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले ही, निम्न विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व ही, संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व ही, संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। नंबर 1, पूर्व ही हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। नंबर 1, संविधान संशोधन विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक। अब पता लगा तुम संविधान में बदलाव कर रहे हो, बिल पास कर दिया, राष्ट्रपति ये मना कर दे, तो 370 हटी, पहले ही पास करवा लिया उनने संशोधन। अगर पता लगा दोनों पास कर देते, यहाँ रोक लेते, कांग्रेस खरीद लेती, तो राष्ट्रपति को बिल भी तो सकता है। इसीलिए दूसरा, धन व वित्त विधेयक। धन व वित्त विधेयक अभी आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे 108 और 117 में। धन व वित्त विधेयक होते क्या? धन व वित्त विधेयक में अंतर समझते हैं? मोटे तौर पे अभी जान लो, पढ़ेंगे आगे। सरकार, ऐसे समझो बस छोटी सी लैंग्वेज में, जिन सारी चीजों से सरकार के पैसा आए वो सब कुछ में आएंगे, धन विधेयक। और जिनसे सरकार के पास से पैसा जाए वो सब किस में आ जाएंगे? याद रहेंगे। अब पैसा आ रहा है तो कौन से विधेयक? जितने टैक्सेस है वो सब किस में आएंगे? सरकार में पैसा आ रहा है वो धन विधेयक। जितनी क्या है योजनाएं, पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, वो सब किस में आ जाएंगे? बाकी हम जब पढ़ाएंगे तब और डिटेल बता देंगे, ठीक है। तीसरा है, हाँ बिल्कुल अलग, कह तो रहो, जिससे सरकार के पास पैसा आए वो धन विधेयक, जिससे खर्च हो वो वित्त विधेयक, जितनी योजनाएं वो वित्त विधेयक। परिभाषा की तो 108 और 110 में इसकी चर्चा, 117 में। वैसे अगर आप इंग्लिश में देखोगे इनके अर्थ तो एक ही चीज है, तो मनी, इकोनॉमी एक ही चीज, ठीक है। फाइनेंशियल बोलते हैं। क्या लिखा? तीसरा लिखो, राज्य निर्माण विधेयक। राज्य निर्माण विधेयक, ठीक है। इन तीनों का भी तो यूज नहीं होगी, याद रखना। अगली लाइन से लिखिए आप, एक दो लाइन छोड़ के लिखेंगे, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे, हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो हम इसे वीटो कहते हैं। हम इसे वीटो कहते हैं। मूल रूप से वीटो 3 प्रकार का था। मूल रूप से वीटो पावर 3 प्रकार की। मूल रूप मतलब जब संविधान बना था। याद रहेगा? ऐसे ही लिख लो क्या डिटेल लिखनी पड़ेगी? याद रहेगा? शब्द में जाओ, विलंबकारी लेट करा रहे हो, पॉकेट जेब में रख रहे हो, अत्यनैतिक खत्म हो गया तो याद ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। लिख लो 1 2 3, बस इसका प्रयोग याद रखना। 1986 डाकघर विधेयक, यानी बस यही प्रश्न बनेगा यहाँ से अगर बनो। लो भाई ये इधर से साइन कर लो, आज कितनी तारीख है? 12। लिख लो। सर, जिससे राष्ट्रपति हस्ताक्षर में वीटो पावर कितने दिन तक सर उसके बारे में? कौन सी चीज? ये वाला पॉकेट तो अभी तक पढ़ा था मुझे। अभी जैसे पढ़ाया आपने, ये कर सकता है कितने दिन तक? क्या चीज रख सकता है? साइन करने के पॉकेट वीटो इतनी आसान, कोई समय नहीं दिया। मैं कह तो रहा हूँ, ज्ञानी जैल सिंह ने कब से रखा है? 1986 आज तक पेंडिंग। अब कोई दूसरे राष्ट्रपति से मांगता, बोले भैया उन्हीं से पूछो, अब वो चले गए ऊपर, क्योंकि कोई समय सीमा ही नहीं। दोबारा चलेगा तो कोई थोड़ा बहुत। अब इसका क्या यूज है? कौन चिट्ठी लिख रहा है? लिख रहा है कोई? डाकघर विभाग ही बंद होना चाहिए। देखिए ना, उसे एक्स्ट्रा काम दे दिया पासपोर्ट बनाने का। डाकघर पे कोई काम रहा पैसे जमा करने का, और डाक वाला काम तो खत्म। तो उससे कहते चलो भाई तुम पासपोर्ट बनाओ, तो आपका पासपोर्ट कहाँ बनेगा? प्रधान डाकघर में ही तो बनता है, पीलीभीत में। आपको लग रहा होगा ये कौन रख रहा है? राष्ट्रपति, लेकिन इसमें ये पावर नहीं है, इसे रखवाया गया होगा किसके द्वारा? प्रधानमंत्री। आप ये सोचो इसकी पावर है कि नहीं। अगला डालिए, देखिए आर्टिकल आगे पीछे हो जाएंगे, राष्ट्रपति से जुड़ी चीजें एक ही जगह पढ़ा देगा, ठीक है। अगला डालिए हेडिंग अध्यादेश। सुना होगा ये कृषि बिल 3 कानून आए थे, अध्यादेश लाके
इंग्लिश में कहते हैं अध्यादेश, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। वैसे तो ये बहुत आगे है, आर्टिकल इसका है 123, लेकिन टॉपिक यहीं पर है तो मैं यहीं पढ़ा दे रहा हूँ। नॉर्मली आर्टिकल पूछ लीजिए, मतलब पूछ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है तो यहीं पढ़ा दे रहे हैं, आपको आगे नहीं जाने की जरूरत है। ठंड लग रही है? लग रही नहीं, अब तो मौसम हो गया चेंज। ये मौसम दुनिया में, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 3 ऋतुएं होती हैं। आज जाके सोचना कोई और देश आप मुझे बता दो तो मैं जान लूँ। केवल दुनिया का एक देश है भारत जहाँ 3 ऋतुएं होती हैं। आप देखना कहीं, और यही वजह थी कि हम लोग कोरोना पे इतना ज्यादा क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। कोरोना इंडिया में फैला ही कहा, आपको सर इतनी मौतें हो गई। 121 करोड़ है, हम 11 में थे, अब तो बहुत हो गए। मोटा मोटा 100 करोड़ मान लो, 100 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़ लोग भी तो नहीं मरे, 1% भी नहीं फैला हमारे। सोच के देखो, जब मैं 100 करोड़ मार दूंगा, जनसंख्या तो 140 करोड़ है, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। मौसम बदलता, कहते हैं बीमारियां, हमारा शरीर हर 3-4 महीने बाद एडजस्ट करना चाहता है। ऊपर से मिट्टी, गंदगी में रहते हैं, गंदगी है तो हमारा शरीर अपने आप खुद मजबूत हो जाता है। विदेशों में क्यों इटली में आकर वो इटली इतना सफाई वाला देश है, खत्म कहानी है। चलो देखो समझो, संसद आगे पढ़ेंगे, चाहो तो यही लिख लो, कहीं भी लिख लो, पढ़ना तो ही। सत्र का मीन्स होता है बैठक। संसद के बेटा 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, ये सबसे बड़ा होता है, ये फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक आ जाता है। तब तक कोई एक्यूरेट टाइम नहीं होता लिखा, ठीक है, बजट जब पेश हो रहा होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जब भारत में मानसून आता है, तो आपको पता है हमारे जून जुलाई में मानसून आता है, नॉर्मली 1 जून को मानसून आ जाता है। तीसरा होता है शीत सत्र, ये नवंबर दिसंबर। नॉर्मली पूछे सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है, ठीक है, कहीं पे लिख लीजिए, नोट करके भी एक लाइन लिखवा देता हूं। 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय ना हो। ठीक है, यही नोट कर लीजिए, फिर बात संसद में हम क्यों लिखवाएंगे, फिर हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। अभी कोई सत्र नहीं चल रहा, शुरू होने वाला है नवंबर में। प्रश्न अगर आ जाए कि भैया बताइए संसद के एक साल में अधिकतम कितने सत्र आयोजित होंगे? 3, कम से कम 2। क्यों? 6 महीने से ज्यादा कर सके तो कम से कम 2, अधिक से अधिक 3। अब देखो ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, अध्यादेश क्या होते हैं। मान लो संसद का कोई भी सत्र जो है, तीनों में से कोई भी सत्र अस्तित्व में ना हो, तीनों छुट्टी पे चल रहे हैं, ऐसा समय तो आ सकता है। संसद के तीनों सत्र अस्तित्व में ना हो और देश में कोई कानून लाना हो जाए जरूरी कि भैया ये कानून लाना है, लेकिन हमारे यहाँ कानून कौन बनाती है, लेकिन तीनों सत्र छुट्टी पे, तब ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी करता है कौन? हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश। याद रहेगा, क्यों? ये क्या है? अध्यादेश को ही क्या बोलते हैं? अस्थायी कानून।
अस्थायी कानून। फिर से सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं, अगर समझ जाएंगे तो लिखने में देर नहीं लगे। तीनों सत्र अस्तित्व में ना हो, कानून लाना कोई जरूरी हो जाए, तब ऐसे में राष्ट्रपति क्या जारी करता है, इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी कानून। मान्य हमें उसी कानून की तरह जैसे सब मानते हैं, लेकिन जब संसद का कोई सत्र अस्तित्व में आएगा उसके 6 सप्ताह के भीतर आपको पास कराना होगा, कहां से, संसद। ठीक है, या ऐसे करके लिखो, 6 सप्ताह के भीतर इसको संसद के पास ले जाना होगा। अगर संसद ने पास कर लिया तो क्या बन जाएगा, कानून, और अगर संसद ने फेल कर दिया तो क्या हो जाएगा, सब। याद रहेगा, याद रहेंगे। फिर से देख लो, आपको लिखना, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको लिखो। संसद के तीनों सत्र अस्तित्व में ना हो और देश में कानून लाना क्या हो जाए, जरूरी, तब राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं, अध्यादेश। ये क्या है, एक तरह के अस्थायी कानून। 6 सप्ताह के भीतर आपको संसद से क्या कराने होंगे, अगर पास कर दिया तो कानून बन जाएगा, फेल कर दिया तो, ठीक है, नोट कीजिए, देखें आप कैसे लिखते हो। आसान भाषा में भी लिख सकते, संसद के तीनों सत्र अस्तित्व में ना हो या छुट्टी पे हो, आपको समझ में आना चाहिए बस। संसद के तीनों सत्र अस्तित्व में ना हो, नहीं लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा तो बता दो, लिखवा दो। संसद के तीनों सत्र छुट्टी को तथा कानून लाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जिनका प्रभाव कानून अधिनियम जैसा ही होता है। इन्हें अस्थायी कानून कहते हैं। जिनका प्रभाव कानून जैसा ही होता है, इन्हें अस्थायी कानून कहते हैं। अस्थायी कानून कहते हैं। नोट करके लिख लेना, फिर यहाँ से लिख लो। अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर संसद से क्या कराएंगे, पास कर दिया कानून बन जाएगा, फेल कर दिया खत्म हो जाएगा। अब आपको लगा होगा देखो सर फिर राष्ट्रपति में पावर आ गई, अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन फिर मैंने कहा ये किसकी सिफारिश पे जारी करेगा, अभी देख लेना एक लाइन। बैठकें होती है, बैठक है। जैसे अब अगर सांसद जो सांसद होते हैं वो पूरे साल अगर यहीं रहेंगे दिल्ली में तो अपने क्षेत्र को कैसे देते हैं, तो एक निश्चित समय बांधते हैं, कोई इस समय आ जाना, इस समय बिल पास करेंगे, बजट पास करेंगे, इस समय आ जाना, इस समय अभी तो सत्र का मीन से बैठक कराना। पूरे साल थोड़ा दिल्ली में रह सकते हैं, पीलीभीत भी तो देखनी है, तो पीलीभीत देखनी है तो थोड़े समय के लिए आप आ जाए, तो इसका उनको भत्ता मिलता है बकायदा आने जाने का। अगर ना जाए तो अगर 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के गायब रहते तो आपकी सदस्यता खत्म। अभी जब पढ़ेंगे संसद की कार्यवाहियां, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के लिए मालूम है हुए थे, 59 दिन नहीं गए, 60 दिन पहुंच गए, पहले 59 दिन गए नहीं होता। वो खिलाड़ी आके संसद में करेगा क्या, बस तो अपॉइंट करिए उसके लिए कि भैया वो हो जाए, ठीक है। नोट करके लिख लीजिए, अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्री परिषद की सिफारिश से जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्री परिषद की सिफारिश से जारी करता है। मंत्री परिषद की सिफारिश से जारी करता है। ठीक है। अब डालिए हेडिंग राष्ट्रपति और न्यायपालिका। राष्ट्रपति और न्यायपालिका।
चलो ठीक है, कितना समय होगा? राष्ट्रपति और लिखिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से नियुक्तियां क्या लिखा रखो गड़बड़। राष्ट्रपति के नाम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति के नाम से जजों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के नाम से की जाती, परंतु वास्तव में यह कार्य कोलेजियम करता है। वास्तव में यह कार्य कोलेजियम करता है। कोलेजियम क्या होता है वो भी बता देते हैं। मोदी जी ने कोलेजियम को तो खत्म करना चाहा था। कोलेजियम, कोलेजियम कुछ नहीं है, 5 वरिष्ठ जज का समूह क्या कहलाता है? कोलेजियम। इसमें एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 4 वरिष्ठ जज। ठीक है, अगला जज कौन बनेगा? यही लोग सिफारिश करते हैं, किससे? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति जो सिफारिश की है वही आके रिकमेंडेशन करके उसको क्या कर देते हैं? नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति केवल नियुक्त करते हैं, काम में कौन आता है? कोलेजियम। कोलेजियम क्या है? 5 वरिष्ठ जजों का। दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहां जजों की नियुक्ति स्वयं जज करते हैं। जज खुद ही तो कर रहे, तो भारत एकमात्र देश है जहां जजों की नियुक्ति स्वयं जज करते हैं। अगला डालिए आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। लिख लेना कहीं, वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इसको, लेकिन चीजें थोड़ी बेसिक आपका बनता चलेगा तो उधर बेसिक तेजी से बढ़ जाएंगे आगे। मोदी जी ने इसी को तो खत्म किया था, कोलेजियम को। इसी के द्वारा है? संजय गन्ना कौन है? जीआई के द्वारा बने ना। हाँ, इसी को हमेशा हर कोई इसी के द्वारा बना। इसको ही खत्म करना चाहा तो मोदी जी ने इसकी जगह एक नई व्यवस्था लाए थे, मैंने शायद आपकी क्लास में बताई थी, 99वां संशोधन जो सिरे से खत्म कर दिया गया। एनजेक लाए थे मोदी जी इसकी जगह 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब उन्होंने कहा इसके नहीं, इसके थ्रू हो गए जज। लेकिन जब हमने बताया था भारत में काय की सर्वोच्चता है? संविधान। कोई कानून बनेगा पहले जांच होगी कि संविधान का कहीं पे अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार है कि नहीं। जब जांच करी तो पाया ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तुरंत इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और तुरंत दोबारा से फिर से वही प्रक्रिया शुरू। ठीक है, जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे तब इसका जिक्र बता देंगे। ठीक है, चलिए डालिए आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। देखिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है। क्षमादान शक्ति प्राप्त है। क्षमादान शक्ति प्राप्त है। वह किसी भी सजा को 5 प्रकार से कम या माफ कर सकता है। किसी भी सजा को 5 प्रकार से कम या माफ कर सकता है। ठीक है, देखिए 5 तरीके। पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम, और 5वां
प्रविलंबन। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सजा को पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा इत्मीनान से। क्षमा जब किसी सजा को पूर्णतः क्या कर दे, समाप्त पूरी तरह खत्म कर दे, तो वो कौन सा शक्ति जारी करेगा, लघुकरण। लघुकरण में एक होता है सजा का नेचर, नेचर मतलब हिंदी में प्रकृति, और एक होता है सजा का टाइम यानी कि समय। जब नेचर बदल दे समय ना बदले तो वो क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास था, ठीक है, और उसकी सजा इसने कम करके कर दी 10 साल साधारण कारावास। इसमें क्या समय बदला, नहीं, लेकिन क्या बदल दी, प्रकृति बदल। कठोर का मतलब क्या, काम वाम ज्यादा करना पड़े, पत्थर तोड़ना, चक्की चलाना, वो साधारण में कितना काम दे, तो यहाँ केवल क्या बदल दी, प्रकृति। इसका जस्ट उल्टा होता है परिहार। परिहार में क्या नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा, क्या बदल देगा, समय बदल देगा। जैसे 10 साल कठोर कारावास, तो इसको चेंज करके कर दिया 5 साल कठोर कारावास। क्या प्रकृति बदली, टाइम बदल गया। विराम, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, या कोई महिला गर्भवती हो, तो थोड़े समय के लिए उसकी सजा को पे रोक लगा दी जाती है। जैसे मान लो किसी को 5 साल सजा, 2 साल की काट दी, चलो 6 महीने रिलीफ दे दे रहे, 6 महीने बाद फिर आगे की सजा। तो ये किससे हो गया, प्रविलंबन अस्थायी रोक। मान लो एक व्यक्ति है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई कि भाई 2 दिन बाद तुम्हें फांसी होगी, और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद फांसी होगी, बोले ठीक है। उन्होंने कहा मैं क्षमादान शक्ति लगाऊंगा राष्ट्रपति पे, और राष्ट्रपति 3 दिन के दौरे पे गए हुए अमेरिका, तो जब तक लौटेंगे तब तक तो खत्म। तो इसी वजह से उन्होंने क्या लगा दी, अस्थायी, कि जब तक लौट आए तब करना। तो कितनी तरीके से सजा कम या माफ होगी, लिख लीजिए। बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग राष्ट्रपति, नहीं तो बहुत डिटेल है इनकी। सर वो फोटो देख लीजिए, देख लो कैसा तो सही होगा, वो रिजेक्ट हो जाता है बस। लाइट जल रही थी बहुत तेज। सही है। क्षमा जैसे कि किन बेस पे किया जा सकता है, पूर्णता, फांसी। वो मंत्री परिषद अपने दिमाग से लाएंगे, वो उनका होता है। बेस क्या, बेस तो ऐसे नॉर्मली ये चीजें जाती नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ा पहुंच जाओगे आप, तो नॉर्मली लिख दिया है किसी के संविधान से कॉपी करके हमने, ठीक है। ये होगी न्यायपालिका कंप्लीट, मतलब सॉरी राष्ट्रपति अभी नहीं कंप्लीट हुआ, अभी कार्यपालिका रहेगी। विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका लिखी। हो गया शुरू, चलो फिर कल शुरू करेंगे इसे। सेकंड क्लास में भी चलेगी। करूँगा फोन करके पूछूंगा, कोई सूचना अभी तक कोई टीचर भी नहीं दिख रहा। मनोज सर के पास फोन किया था, मनोज सर के पास फोन किया था, वो भी बताया वो तो नहीं है, सुबह में पढ़ा रहे थे संग में हम लोग, तो भी बना हो गया। मुझे सुबह फोन देना होता है ना, जो जाएगा, इसी वजह से मुझे यहाँ